जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रैंकर्स IQ YouTube चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप सभी की दीपावली वर्दी के साथ मने। ठीक है, तो पूरी जी जान के साथ आपको AWTPO का अपना एग्ज़ाम देना है। सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस AWTPO का साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 3-3 सेकंड यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी को अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी साइंस की प्रिपरेशन कितनी है। और ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है, साइंस के आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर। ए रॉकेट with a lift of mass 3.5 into 10 raised to power 4 kg is blasted upwards with an initial acceleration 10 ms minus 2, then the initial thrust of the blast is। एक आपका रॉकेट है, ठीक है, जिसको ऊपर की तरफ आपका विस्फोट किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और इसका जो आपका मास दिया गया है 3.5 इंटू 10 raised to power 4 दिया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है 10 ms-2। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जो इनिशियल थ्रस्ट है वो ब्लास्ट की वो क्या होगी, विस्फोट का प्रारंभिक जोर क्या हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको 2 सेकंड के अंदर, क्या 1 सेकंड के अंदर ही उड़ा सकते हो। तो क्या होगा इनिशियल थ्रस्ट इसका, F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर क्या होता है आपका ma होता है मेरे भाई। तो कितना होगा 3.5 इंटू 10 raised to power 4 इंटू एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलेरेशन दे रखा हमें 10। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका 3.5 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन यहाँ पर इनिशियल थ्रस्ट रहेगी आपकी ब्लास्ट की। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आसानी से इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट द सरफेस ऑफ ए सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। किसी प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपकी 1/4 है किसकी, अर्थ की। अब यहाँ पर बोला गया है इफ ए ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लैनेट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बोल रहा है अगर ब्रास बॉल को प्लैनेट पर लेकर जाया जाए, ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रखी है यहाँ पर जो आपका ब्रास बॉल का मास रहेगा प्लैनेट के ऊपर वो क्वार्टर रहेगा जो आपका मास रहेगा आपका अर्थ पर। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, मास रहेगा जो आपका अर्थ पर बाल का वो आपका क्वार्टर रहेगा कहाँ पर, प्लैनेट पर। ये बोल रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है द ब्रास बॉल हैज सेम मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। ब्रास बॉल का आपका सेम मास रहेगा प्लैनेट और अर्थ दोनों पर। ये भी आपका दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड दे रखा आपका द ब्रास बॉल हैज़ सेम वॉल्यूम ऑन अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। तो ये बोल रखा है यहाँ पर जो आपकी वॉल्यूम है ब्रास बॉल की वो सेम रहेगी प्लैनेट पर और अर्थ पर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर देना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी ने आंसर अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। और आपको दोस्तों पता है जो मास होता है, मास आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका। ठीक है, तो आपका जो मास है वो प्लैनेट पर भी वही रहेगा और आपका जो अर्थ है वहाँ पर भी वही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से गलत रहेगी दोस्तों। ठीक है, द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज सेम एज मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। जो आपका मास रहेगा ब्रास बॉल का वो सेम रहेगा जो आपका मास है अर्थ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से गलत रहेगी। मास आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर आपकी डिपेंड नहीं करती है।
सेकंड देख लीजिए, द ब्रास बॉल हैज सेम मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। जो आपका मास रहेगा ब्रास बॉल का वो आपका सेम रहेगा प्लैनेट और अर्थ पर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द ब्रास बॉल हैज सेम वैल्यू ऑन सेम वॉल्यूम ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। तो आपका जो वॉल्यूम है ब्रास बॉल का वो भी सेम रहेगा। जब तक उसके अंदर कोई मटेरियल ऐड नहीं किया जाता है तब तक उसकी जो वॉल्यूम है वो भी आपकी सेम यहाँ पर रहने वाली है। अगर मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जाए तो वॉल्यूम वो क्या होती है, अलग अलग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ब्रास बॉल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर सेम रहेगा प्लैनेट पर भी और अर्थ पर भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया होगा। बी नहीं आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ। चांद पर क्या होता है, एक बम का विस्फोट होता है, ध्वनि को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। 1 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, गलत फहमी में हो, सोल्व करने का क्वेश्चन ही नहीं है। आप सभी को पता है जो साउंड होती है वो आपकी मैकेनिकल वेव होती है। साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। वो साउंड को, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मून है वहाँ पर आपका वैक्यूम होता है, मीडियम नहीं होता है। तो वहाँ से जो साउंड है आपकी अर्थ तक नहीं पहुँच सकती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, जो आपकी जो साउंड होगी मून की वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मून के ऊपर क्या होता है, वैक्यूम होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूज ऑफ लिथियम मेटल एज एन इलेक्ट्रोड इन हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज इज ड्यू टू। उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में लिथियम धातु का आपका उपयोग किसके कारण होता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सोच लीजिए इसका आंसर। दोस्तों एक टर्म आई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, ये आपकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी होती है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी रिडक्शन के अंदर होगी और ऑक्सीडेशन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। ठीक है, तो ये जो आपका है लिथियम का हाईएस्ट आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसीलिए हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज के अंदर एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट्स आर ऑलवेज ब्लैंक टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो आपकी स्थायी चुंबक होती हैं ये किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरो या फेरी मैग्नेटिक, इनमें से आपको बताना है। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं, जिनके अंदर जो आपका मैग्नेटिज्म होता है थ्रू आउट ए लॉन्ग टाइम लॉस्ट नहीं होता, यानी कि वो अपनी जो क्षमता होती है मैग्नेटिज्म की वो खोती नहीं है एक लंबे समय तक। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म। और ये आपका शो किया जाता है किसके द्वारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा आपके क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स आपके क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक टाइप्स के आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिज्म आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर मटेरियल जैसे आपके आयरन हो गया, क्या होता है उसके अंदर स्ट्रोंगली अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे आपका आयरन होता है उसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पर
बोलेंगे। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट्स कैसी होती हैं आपकी, फेरोमैग्नेटिक टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइट सर्कुलर कोन इज प्रेस्ड बाई ए 500 न्यूटन फोर्स एज शोन इन फिगर, देन द पाथ डेप्थ अप टू विच इट विल सबमर्ज इज। एक आपको गोलाकार शंकु दे रखा है जिस पर 500 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है पथ की गहराई आपको बतानी है जहाँ तक वह डूबेगा। तो ये आपको 500 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, ये यहाँ तक, जहाँ तक ये है आपकी, जहाँ तक आपका जो शंकु है, इसकी जो आपकी टोटल यहाँ पर हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर यहाँ पर इसकी जो हाइट दे रखी है। और इसका जो जितना पार्ट यहाँ से यहाँ तक डूब रखा है उसको हम यहाँ पर बता रखा है वो है वाई। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। एफ क्या होता है आपका, प्रेशर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको आप वॉल्यूम निकाल कर भी सोल्व कर सकते हो, कौन की वॉल्यूम निकाल कर भी, लेकिन उसे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, मैं आपको शॉर्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, तो एच क्या है यहाँ पर, एफ अपॉन रो जी। रो हमें पता है, जी हमें पता है, जी क्या है, जी लेंगे हम 10। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है हमारी, 1000। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर 500 न्यूटन आ जाएगा आपका, अपॉन में रो नीचे आएगा 10,000 गुना 10। ठीक है, अब इसको काट लो, कितना आ जाएगा 0.05, 0.05 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एच आ गई है निकल कर, एच आ गई वही निकल कर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर से इसको घटा देंगे, क्या आएगा हमारा 0.05 हमारा निकला था, 0.05 हमारा निकला था। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2.95। अब हमें क्या करना है, ये जो आपकी रेडियस दे रखी है इसको भी इसमें से माइनस कर देना है, तभी इसकी जो आपकी एक्चुअल हमें पता लगेगा कितना ये आपका जो कोण है वो डूबेगा। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अप्रोक्स 1.7 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 1.7 आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको एच निकालनी है, एच निकालने के बाद 3 में से इसको माइनस करना है, फिर उसको में से आपको रेडियस माइनस कर देनी है, आपकी एक्चुअल यहाँ पर डेप्थ आ जाएगी, कितनी डेप्थ तक वो जो आपका कोन है वो क्या करेगा, सबमर्ज करेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ ऊष्मा प्रवैगिकी का जीरोथ नियम निम्नलिखित में से किस अवधारणा की ओर लेकर जाता है, ये आपको बताना है। जीरोथ लॉ क्या होता है, जब दो सिस्टम आपके हैं, जब वो आपके क्या हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर है। जब दो सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं तो उन दोनों के बीच में हीट का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज वो है जो नहीं होता है। दोनों का जो आपका टेम्परेचर रहेगा T1, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका है T2, ये T1 और T2 दोनों आपके बराबर रहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, दो आपके सिस्टम होते हैं, सिस्टम जो आपके इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं तो उनके बीच में हीट का आपका एक्सचेंज नहीं होता है, हीट ट्रांसफ़र आपकी नहीं होती है, और दोनों के टेम्परेचर जो होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो किससे रिलेटेड आपका, टेम्परेचर से। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर पीवी डायग्राम। दिए गए पीवी आरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट किसके अंदर होता है आपका, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समदाब रेखीय प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है आपकी, आइसोथर्मल के अंदर आपकी क्या होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलता है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। निम्नलिखित में से कौन आयामहीन है, यहाँ पर आपको बताना है। तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन यहाँ पर दे रखा है, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन दे रखा है, वॉल्यूम अपॉन एरिया दे रखा है, एनर्जी अपॉन वर्क यहाँ पर दे रखा है। इनमें से आपको बताना कौन सा आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मास। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे आएगा ये। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml t -2।
और एक्सेलरेशन में क्या होता है Lt-2। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास m बचेगा, यानी कि मास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डायमेंशन आ रहा है आपका, तो डायमेंशन लेस नहीं है ये। सेकंड आता है आपका वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या होता है आपका Lt-1, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है Lt-1। तो एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन Lt-2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा टी बचेगा। तो ये भी आपकी डायमेंशन क्वांटिटी आती है यहाँ पर। वॉल्यूम अपॉन एरिया देखें तो वॉल्यूम एम क्यूब अपॉन एम स्क्वेयर, एरिया का एम स्क्वेयर, तो यहाँ पर भी एम बचता है। नेक्स्ट बच गया हमारा एनर्जी अपॉन वर्क, यही आपकी डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होगी। कैसे होगी? एनर्जी का क्या होता है आपका, एनर्जी और वर्क का दोनों का आपका जो डायमेंशन फार्मूला है वो होता है ml/t-2, ml/t-2। एनर्जी और वर्क का होता है ml/t-2, दोनों का सेम होता है, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डायमेंशन लेस कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, एनर्जी अपॉन वर्क। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड के द्रव्यमान का केंद्र आपको बताना है। लाइज ऑलवेज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, हमेशा ज्यामिति केंद्र पर स्थित होता है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, हमेशा शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट दे रखा है लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, हमेशा शरीर के बाहर रहता है। डी दे रखा है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, शरीर के भीतर या बाहर हो सकता है। ये आपको बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका सेंटर ऑफ द मास होता है कहाँ पर होता है? कई बार क्या होता है इनसाइड द बॉडी होता है, कई बार आपको आउटसाइड द बॉडी देखने को मिलेगा। और सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है जहाँ पर आपका पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है, वहीं पर आपको सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये पोजीशन पर आपका वेरी करता रहता है, कई बार इनसाइड द बॉडी होता है और कई बार आउटसाइड द बॉडी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्केप वेलोसिटी बतानी है आपको सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो क्या होती है आपकी? ऑप्शन ए √2g/e। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, √2g/e। नेक्स्ट, इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। अनबायस्ड पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है आपका, जो होल होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं कहाँ से? पी जंक्शन से एन रीजन। ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। ये आपका होता है पी जंक्शन, ये होता है आपका एन जंक्शन। पी जंक्शन, ये होता है आपका एन जंक्शन। इस साइड में आपके होल्स, ठीक है, इस साइड में आपके होल्स देखने को मिलेंगे और इस साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और दोनों साइड पर जो आपके होल्स और आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन रीजन। और ये जो आपकी होल की कंसंट्रेशन होती है वो पी रीजन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन रीजन, इसीलिए जो आपके होल्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं पी रीजन टू एन रीजन। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, इसलिए होल्स डिफ्यूज करते हैं कहाँ से? पी रीजन से एन रीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन। तो यहाँ पर दे रखा है करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस सेम, वोल्टेज आपकी सेम रहेगी, न तो करंट न वोल्टेज सेम रहेगी, करंट और वोल्टेज दोनों सेम रहेगी। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सीरीज के अंदर जो आपका केस होता है उसके अंदर आपका करंट सेम रहता है, ठीक है, सीरीज के अंदर आपका करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल के अंदर आपका वोल्टेज सेम रहता है। दोनों आपको याद रखना है, सीरीज के अंदर करंट सेम और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा क्योंकि हमसे सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ रखा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड एज मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है,
इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन, ये आपको बताना है। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालन को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता यहाँ पर कहा जाता है और यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालन किस पर आपका निर्भर करता है? तुक्का मारने वाले तो यहाँ पर किस पे तुक्का मारेंगे? ऑल ऑफ दीज पर। तो ऑल ऑफ दीज अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपका डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और टेम्परेचर चेंज पर। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन था। एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में संक्रियण ऊर्जा में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर। ये किस एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका डिफरेंस होती है एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है EA से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है, यह आपको बताना है। सुक्रोज, एलिटेम, सैकरीन। तो यहाँ पर बचा है आपका सुक्रोज। सुक्रोज क्या है आपका? नेचुरल स्वीटनर होता है, ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा? विस्थापन अभिक्रिया कब होंगी? जब ऊपर वाली मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो ऊपर मेटल्स होती हैं वो नीचे वाली मेटल्स को इजीली डिस्प्लेस कर देती हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर दे रखा कॉपर NaCl सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। तो जो कॉपर होता है, कॉपर Na से नीचे होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड है आपका एल्यूमिनियम मेटल की MgCl2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका दे रखा है FeSO4 सॉल्यूशन सिल्वर मेटल के साथ। तो सिल्वर जो होता है ये आयरन से नीचे होता है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर होगी मेरे भाई AgNO3 सॉल्यूशन आपका कॉपर मेटल के साथ, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि जो आपका कॉपर होता है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर Ag से ऊपर होता है और ये कॉपर जो है Ag को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऊपर है और Ag आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको याद भी करवा रखी है ट्रिक से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कल भी आया था, शायद सेट के अंदर दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन अलग तरह से पूछा गया है। उस धातु की पहचान करें जो H2SO4 HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो कॉपर और मरकरी होती हैं ये आपकी HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, NaOH का उपयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? NaOH इज नॉट यूज इन। तो NaOH यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आप देखिए, पहले आंसर दीजिए इसका। NaOH जो होता है आपका पेपर इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, रेयन इंडस्ट्रीज, तीनों में आपका NaOH का यूज होता है, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर NaOH का यूज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट? सोलह कहाँ पे आ सकता है? कार्बन का कितना होता है मेरे भाई? कार्बन का आपका 6 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 6 में 8 जोड़ेंगे 14, तो ये आपका नॉन मेटल बनेगा। 16 जो आपका एटॉमिक नंबर है ये आपका नॉन मेटल है, और इसको अलग ट्रिक से भी कर सकते हैं। वैसे आप इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लेके भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो। तो 2 8 8 और 2 10, 10 और 6 16। ठीक है, तो ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 6 हैं। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। और आपकी जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉन मेटल्स होती हैं ये गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा ये आपका नॉन मेटल। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो, वैसे आइडिया लगाकर भी कर सकते हो। इतना आइडिया तो आ ही जाता है, पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो। नेक्स्ट, चाक पाउडर को किस विधि का उपयोग करके पानी से अलग कर दिया जाता है। मान लीजिए एक आपका पानी है, इसके नीचे क्या है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर क्या है आपका चाक पाउडर। ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। चाक पाउडर जो होता है पानी के अंदर प्रॉपरली नहीं घुल पाता है, तो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेशन की हेल्प से यहाँ पर अलग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, फिल्ट्रेशन। अगर आपने दिया तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, द गिवन लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट, दिया गया तर्क प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर नोट का डॉट देखने को मिल रहा है और नैंड का डी देखने को मिल रहा है। तो नैंड गेट किससे बनता है आपका, नैंड गेट किससे बनता है आपका, नोट प्लस एंड से। एंड का क्या हो गया, डी हो गया, और नोट का यानी कि डॉट, जहाँ पर डॉट लगा मिले ये आपका नोट गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डॉट देखने को मिल रहा है ये, तो क्या होगा आपका नोट और एंड से मिल के बनता है आपका नैंड गेट। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज, दशमलव संख्या जो आपकी दे रखी है 98, इसका द्विआधारी समतुल्य आपको बताना है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 98 को कर ही लोगे यार, इसको तो 2 इसको 49 से डिवाइड जाएगा पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे किससे, 24 से, तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1। फिर इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 12 से, कितना बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, फिर हमारा आएगा 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 2 3 6, तो फिर यहाँ पर 0 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, तब तक डिवाइड करना जब तक ये वाली संख्या छोटी ना हो जाए। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, 1 0 1 0 0 1 1, किसके अंदर है 1 0 0 1 1, किसके अंदर है भाई 2 3 6 1, वहीं पर गड़बड़ी कर दिया। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना भाई, गड़बड़ कर रहे हैं। 1 1 1 1 आएगा, फिर आएगा आपकी 0 0 और 1 1, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका राइट। यहाँ पे गड़बड़ है कहीं पे, और यार गड़बड़ कर रखी है। 249 पे जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, 49 पे जाएगा तो 0 आएगा, फिर 24 से जाएगा तो 48, 1 बचेगा, तो 12 से करेंगे फिर 0 आएगा, 6 से करेंगे फिर 0 आएगा। ठीक है, फिर 2 को 1 से करेंगे, हाँ ठीक है, अब ठीक है। 1 1 1 2 1 आएंगे, फिर आएगा आपके 3 0, फिर आएगा आपका 1 0, किसके अंदर है ये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसका आपका आंसर हो जाएगा। लकड़ी काटना, तो लकड़ी काटने से क्या होता है फिजिकल चेंज, लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना, तो यहाँ पर भी आपका फिजिकल चेंज रहेगा। लकड़ी का क्षय, डिकेइंग ऑफ वुड, और लकड़ी का जलना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं आपकी, और ये इरिवर्सिबल चेंज रहेगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपके यहाँ पर राइट रहेंगे, केमिकल चेंजेस हैं आपके फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड जो आपके रहेंगे ये आपके केमिकल चेंज रहेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है आपका स्कोर आउट ऑफ 25 यहाँ पर कितना आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।